Rahim. My name is Dr. Samashwak and today our topic is pathology of acute gastritis. So what are the headings under this topic? What is the definition? What are the various risk factors? What is the pathogenesis? What is the morphological appearance? And there are some types of ulcer which are stress ulcer, curling ulcer and Cushing ulcer. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is the definition of gastritis. आइटस मतलब इन्फ्लेमेशन है और गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक. सो गैस्ट्राइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक. इट मे बी acute gastritis and it may be chronic gastritis. acute gastritis आप याद रखें, acute में ऐसे आ रहा तो it is due to high acid production. मतलब क्या हो रहा है कि damage of the gastric wall ड्यू टू एसिड. ठीक है. और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इट मे बी ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट मे बी ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसीजेस एंड मतलब मेन तो कॉजेज जो है वो यही है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. लेकिन इसके अलावा क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड्स भी प्रेसिपिटेट करवाती हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस. तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज acute gastritis. In the next lecture we will discuss about the chronic gastritis. So what is the definition? Acute gastritis is the inflammation of the lining of stomach. What are the various risk factors of acute gastritis? अब normally gastritis कब हो रहा है, acute gastritis कब होता है? When there is a imbalance between the acid production and mucosal डिफेंसेस. मतलब म्यूकोजल डिफेंसेस लॉस हो जाए और एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. क्या होगा, या ये इंक्रीज हो जाए या ये डिक्रीज हो जाए. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वॉल ऑफ द स्टमक इज एक्सपोज्ड टू हाई एसिड एंड व्हिच लीड्स टू डैमेज द लाइनिंग ऑफ द स्टमक व्हिच इज द गैस्ट्राइटिस. तो अब हम देखते हैं कि ऑल द रिस्क फैक्टर्स व्हिच कॉजेज एक्यूट गैस्ट्राइटिस, either they increase the acid production or they leads to loss of these mucosal defenses. तो अब हम देखते हैं कि mucosal defenses होते क्या क्या हैं. तो क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, ये बॉडी और एंड पे एंट्रम. ठीक है. तो जो कार्डियक पोर्शन होता है यहाँ पे मतलब एपिथेलियल लाइनिंग which is responsible for production of mucin. ठीक है. उन्हें क्या कहते हैं, foveolar cells. epithelial lining of stomach also known as foveolar cells which are producing mucin. ठीक है. present in the cardiac portion of the stomach. So mucus production from the foveolar cell, it lines the whole mucosa and prevents it from the exposure of food particles and acid. Number 2, production of bicarbonate sign. These bicarbonate sign react with the HCl and neutralizes the acid. Number 3 is the continuous blood supply. Very important point. Continuous blood supply to the mucosa continuously supply the nutrients and make the epithelium कह लें आप कह रहे हेल्दी. अब जब वो एपिथेलियम हेल्दी होगी देन इट विल कोप विद द इन्फेक्शियस या इन्फेक्टिव एजेंट्स. ठीक है. मतलब क्या हो रहा है कि एपिथेलियम जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी जो है इरिटेटिंग एजेंट से कोप करने की काबिल है. ठीक है. नंबर 1 की न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यूस है. नंबर 2 के ब्लड सप्लाई इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ड्रेनेज ऑफ सम ऑफ द एसिड फ्रॉम द स्टमक. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई अब जब ब्लड सप्लाई जा रही है स्टमक के पास, एक तो एपिथेलियम जो है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, सेकेंडली इट आल्सो ड्रेन सम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड डिक्रीजेस द एसिड कंटेंट ऑफ द स्टमक. ठीक है. तो अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ड्रेनेज कम हो जाएगी और एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो ये था बाइकार्बोनेट साइन, म्यूकोसा और लास्ट पे है प्रोस्टाग्लैंडिन E1. ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन E1 is produced from the phospholipids of the membrane
ठीक है, साइक्लोऑक्सीजन पाथवे होता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इज प्रोड्यूस. Prostaglandin E1 bind with the receptors present on the gastric parietal cells. This is the gastric parietal cells which are located in the body and fundus, and it inhibits the activity of sodium hydrogen potassium ATPase pump which is responsible for production of acid in the lumen of stomach. ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है एंड हेंस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड. तो ये थे म्यूकस which lines the wall, bicarbonate which neutralizes, blood supply which drains the, and prostaglandin E1 which decreases the production of which decreases the activity of hydrogen potassium ATPase pump and decreases the production of acid. ठीक है, अब हम आते हैं what is the pathogenesis. तो anything which decreases the mucin production. When mucin production is decreased, the mucosa of the stomach is exposed to the acid and different food contain different irritating agents which attack and damages the epithelial lining of stomach. Number 2, bicarb production is decreased. ठीक है, bicarb production decrease हो जाएगी तो acid utilization is also decreased which leads to attack of the gastric mucosa by the acid. Number 3, blood supply decrease हो गई है. blood supply decrease हो गई तो drainage of that acid will be decreased and there is acid accumulation in the stomach which attack and damages the mucosa. And number 4, use of NSAIDs. अब यहाँ पे NSAIDs का यूज मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि when a person is using NSAIDs, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव NSAIDs, COX-1 and COX-2 inhibitor, both COX-1 and COX-2 inhibitors like aspirin. As a result of using NSAIDs, the level of prostaglandin E1 is decreased. ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट कर रही है दोनों साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को, leads to decrease in the production of prostaglandin E1. अब आपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखने के. प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एक तो डिक्रीज कर दे एसिड प्रोडक्शन. Number 2, it increases the mucus production and it increases the production of bicarbs. And number 3, prostaglandin is a vasodilator and hence it causes vasodilation. It increases the blood flow. It increases the blood flow. When it increases the blood flow, there will be increase in the drainage of that acid from the stomach, and which leads to decreased acid content of the stomach and decreased chances of acute gastritis. तो इस तरह क्या हो गया, NSAID के यूज से भी प्रेसिपिटेट हो रहा है. तो इसके बाद हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी. का इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी आप ऐड कर लें. Helicobacter pylori mainly it causes chronic gastritis, but it also precipitates, कम चांसेस होते हैं but it may also precipitate acute gastritis. ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ causes के जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म वो लॉस हो रहा है, तो उस वजह से एसिड कंटेंट ज्यादा हो रहा है. इट कॉजेज अ बर्न एंड डैमेजेस द epithelial lining of stomach. इसके अलावा जो डिफरेंट कॉजेज हैं वो दे कॉज वेरियस टाइप ऑफ अल्सर. लाइक इन केस ऑफ स्ट्रेस अल्सर. व्हाट इज स्ट्रेस अल्सर? स्ट्रेस अल्सर इज सीन इन इंडिविजुअल्स दैट आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. अब इस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन है लाइक शॉक है, सेप्सिस है. अब जब एक पर्सन शॉक से पास कर रहा है, उसका लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक है. अब इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके बॉडी में ब्लड कम है. जब उसका हाइपोवोलेमिया हो गया उसका, तो ब्लड सप्लाई टू द स्टमक भी डिक्रीज हो जाएगी. जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो उस वजह से क्या होगा, ड्रेनेज ऑफ एसिड कम हो जाएगी. सेकेंडली, व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम शॉक कंडीशन, देयर इज अ एडिनर्जिक ड्राइव. ठीक है, जब एडिनर्जिक ड्राइव होगी तो उसकी वजह से
subplanchnic vasoconstriction होगी. And when there is vasoconstriction of the blood vessel, there is a decreased blood supply to the stomach, which decreases the drainage of acid. Other type is the curdling ulcer. Curdling ulcer is seen in individuals with severe burn. अब इसमें क्या मैकेनिज्म है? When a person suffers from severe burn, मतलब उसकी पूरी बॉडी में बर्न हो गया है. अब जब भी हमारी स्किन को डैमेज, मतलब कहीं भी डैमेज होता है, तो देयर इज अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. अब सीवियर बर्न है और काफ़ी ज़्यादा जगह पे इंजरी हो गया है, तो क्या होगा? सीवियर बर्न गिव राइज टू सीवियर इन्फ्लेमेशन या जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑल ओवर द बॉडी. व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑल ओवर द बॉडी, there will be increased capillary permeability everywhere in the body, which leads to loss of plasma, loss of fluid from the blood into the extravascular compartments, जिसकी वजह से क्या होगा? person will go into hypovolemic shock. ठीक है, severe burn हुआ, उसकी वजह से severe inflammatory response and loss of fluid from the blood, which leads to hypovolemic shock. When there is hypovolemic shock, there will be decreased blood supply to the stomach, which decrease the drainage of that acid. And the last type is the Cushing ulcer. Cushing ulcer is seen in individuals which are suffering from high intracranial pressure. As we all know, when the intracranial pressure is raised, there is a direct vagal stimulation. When there is a direct vagal stimulation, there will be release of acetylcholine, and I already mentioned that acetylcholine bind with muscarinic receptors present on the gastric parietal cells and increases the activity of salt hydrogen potassium ATP sperm and increases acid production. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? एसिड प्रोडक्शन विल बी रेज. तो ये थे कुछ कॉजेस और पैथोजेनेसिस बिहाइंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस. इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले मेंशन किए थे, और कुछ ये थे कि स्ट्रेस में क्यों हो रही है, कर्लिंग अल्सर क्या होता है विच इज सीन इन पेशेंट विद सीवियर बर्न, एंड व्हाट इज कुशिंग अल्सर विच इज सीन इन इंडिविजुअल विद हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सम अदर्स not important causes are ingestion of some harsh chemicals like direct acid ingestion होगी, direct alkali ingestion होगी, उसकी वजह से inflammation and gastritis हो सकता है. इसके अलावा chemical ingestion होगी. इसके अलावा alcohol is a direct toxin which attack and damages the epithelial lining of stomach, and chemotherapy. कीमोथेरेपी में क्या होता है कि अब नॉर्मली क्या होता है कि सेल्स बन रहे हैं और रीजनरेट कर रहे हैं और सेल्स का टर्नओवर हो रहा है और वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है. लेकिन कीमोथेरेपी में क्या होता है कि सेल टर्नओवर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और मतलब सेल टर्नओवर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल रीजनरेशन. तो उस वजह से क्या होता है? देयर विल बी लॉस ऑफ द एपिथेलियम. ठीक है, तो ये थे ऑल द कॉजेज एसोसिएटेड विद गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी. इन माइल्ड अटैक्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक रिमेन इंटैक्ट एपिथेलियम, एंड अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहां पे कंजेशन होगी और एडिमा होगा, तो देयर इज अ माइल्ड कंजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड माइल्ड एडिमा in the lamina propria. In cases of moderate to severe attacks of acute gastritis, इसमें क्या होगा? There will be loss of epithelium. मतलब क्या होगा कि क्योंकि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई और एपिथेलियम जो है ऊपर से लॉस हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकोजा, उसमें एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है कनेक्टिव टिश्यू, और एंड पे मस्कुलरस म्यूकोजा होता है. ठीक है, इसके बाद सब म्यूकोजा लेयर होती है. तो अगर सिर्फ एपिथेलियम लॉस हो रही है, लॉस ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड इरोजन,
If the whole mucosa is lost, this is called ulceration. There may be erosion, that is loss of epithelium. There may be ulceration, loss of complete mucosa, epithelium, lamina propria and muscularis mucosae, and which is followed by hemorrhage that leads to hematemesis and melena, and there is also infiltration of the inflammatory cells in the wall of the stomach. ठीक है, तो माइल्ड केसेस में क्या हो रहा है, इंटैक्ट एपिथेलियम एंड देयर इज माइल्ड कंजेशन एंड एडिमा, whereas in severe case attacks there is loss of epithelium or there is loss of whole mucosa, and which is then followed by hemorrhage. ठीक है, and there is also infiltration of the stomach lining with the inflammatory cells. इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेशेंट नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन एट द एपिगैस्ट्रिक रीजन. इसके अलावा ड्यू टू दिस हेमरेज there will be hematemesis and there will be upper GI bleed leading to melena. Jazakallah.